आज हम लोग सेल सरफेस रिसेप्टर्स टॉपिक में कुछ पाथवेज को देखेंगे जिनका सेल सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस कड़ी में हम लोगों ने जीपीसीआर देखा है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज देखा है। आज हम लोग देख रहे हैं जैक स्टैट पाथवे। ठीक है, जैक स्टैट पाथवे ये भी एक सेल सरफेस रिसेप्टर है और इसका भी अपना एक पाथवे होता है। यहाँ जैक जो है इसका मतलब है कि ये जानस काइनेज है। फैक्ट में यह एक प्रकार का टायरोसिन काइनेज है। तो ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के का मतलब संबंधी कह सकते हैं, ये उनसे इसका क्लोज रिलेशन है। दूसरा हो गया स्टैट, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हो गया कि डीएनए पर आरएनए बनवाना। इसका मतलब आर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में भी काम करता है। सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगा वह एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के रूप में जाना जाएगा। तो हम लोग स्टैट जो है इसके लिए कह सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो फैक्टर होता है जो डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए इंड्यूस करता है। तो पाथवे का नाम हो गया जैक स्टैट पाथवे। ठीक है, पहली बात ये हुई। ये पाथवे जो है ये कोई भी सेल पर अगर सिग्नल आ रहा है जो कि जैक स्टैट के लिए है, उसको ये न्यूक्लियस तक पहुंचाने का काम करता है। तो जैसा कि इसमें एक पॉइंट जुड़ा, स्टैट जो है इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो क्लियर कट इसका मतलब हो गया, अगर जैक के बाद स्टैट एक्टिव होता है तो ये डीएनए को जाकर डीएनए पर बाइंड करेगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंड्यूस करेगा। ठीक है, अब चूंकि ये टायरोसिन काइनेज है, जैक इज टायरोसिन काइनेज, इसलिए ये आरटीके से बहुत मिलता जुलता है। ठीक है ना, जैक इज अ टायरोसिन काइनेज। सो मेनी टाइम्स, कई बार it works along with the RTK। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के साथ ये काम करता है। ठीक है, तो अगर रिसेप्टर टायरोसिन के काइनेज के साथ ये काम करता है तो क्यों ये काम करता है? क्योंकि ये जो जैक है ये एक टायरोसिन काइनेज है और ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज भी एक टायरोसिन काइनेज है। एक डायग्राम की मदद से इसको समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा भी। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में देखिए कैसे ये रिसेप्टर लोकेट करता है। मेरे साथ सब लोग डायग्राम बनाए।
ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए चीजों को। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन रिसेप्टर है और इस रिसेप्टर में नीचे की ओर जुड़ा हुआ है जैक, जैक 2। ठीक है, अकेले कभी ये काम नहीं करता, ये जब करेगा तो डायमेरिक फॉर्म में करेगा। इसका मतलब है कि ऐसा ही एक और भी मेम्ब्रेन रिसेप्टर होगा और उससे भी जुड़ा रहेगा जैक 2। तो इस प्रकार से ये आपका बन गया। हाँ, अब ये जो बाहर का हिस्सा है सब लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड, मतलब सेल के बाहर का हिस्सा है ये, और अंदर का जो हिस्सा है वह साइटोसोल कहलाता है। अब जब कोई सिग्नल आता है, ठीक है ना, हम लोग को देखना है कि ये कैसे मेमोरी रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब सोचो कोई सेल सिग्नल आया, जैसे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और यह मिल्क सिक्रेटिंग हार्मोन के रूप में जाना जाता है। जैसे ही आएगा तो अकेले तो आएगा नहीं, जब आएगा तो ये दो आएगा, क्योंकि ये दो रिसेप्टर्स हैं इसके, तो ये दो मॉलिक्यूल आ गया। अब जैसे ही ये दो मॉलिक्यूल आता है, ये दोनों रिसेप्टर आपस में एक डायमेरिक फॉर्मेशन करते हैं। जस्ट सी इट। मेरे साथ आप भी कलम चलाएंगे तो अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। और यहाँ पर क्या चलाया बीच में? बीच में दो मॉलिक्यूल प्रोलैक्टिन आ गया, बीच में दो मॉलिक्यूल प्रोलैक्टिन आ गया। और प्रोलैक्टिन आने के बाद जो इसका जैक है वो एक्टिवेट होता है, जैक 2, और यहाँ भी है जैक 2। अब ये दोनों एक्टिवेट हो गए। कैसे एक्टिवेट होता है? एक्टिवेट होने के लिए इसमें फॉस्फेट जुड़ता है। तो पहला तो इसका जो साइटोसोलिक टर्मिनल है उस पर फॉस्फेट, फिर इस पर फॉस्फेट, ऐसे। अब जैक पर जो ये फॉस्फेट जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? टायरोसिन से। इसलिए जैक को हम लोग टायरोसिन काइनेज भी कहते हैं। अब ये तो एक्टिवेट हो गया साहब, क्योंकि इसमें फॉस्फेट जुड़ गया। ऐसे पैसे मिलने से इंसान एक्टिव हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अब जो स्टैट है, ये डायग्राम बना रहे हैं हम लोग स्टैट का। ये जो स्टैट है, स्टैट 5, अब ये एक्टिव होता है। ठीक है, और इस स्टैट में स्पेसिफिक पोजीशन पर टायरोसिन होता है। टायरोसिन को हम लोग वाई से निरूपित करते हैं। जैसे ये जैसे ही घटनाक्रम होता है, जो स्टैट है वो भी डायमराइज होता है, मतलब दो स्टैट जो हैं वो आपस में आकर अगल बगल अरेंज हो जाए। ये स्टैट हो गया, यहाँ भी फॉस्फेट है, टायरोसिन है, और एक ये हो पंखा। ठीक है, यहाँ भी फॉस्फेट है, यहाँ भी टायरोसिन है। अब ये दोनों आकर डायमराइज कर गया। डायमराइज का मतलब क्या होता है? दोनों दो यूनिट एक साथ आकर एक जगह अरेंज होना। ये सब कैसे होता है? क्योंकि जब भी मॉलिक्यूल में कोई बदलाव होता है एनर्जी का,
तो मॉलिक्यूल्स के कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन के कारण क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखा जाता है। अब आप ये देखें कि आपका स्टैट जो है वो एक्टिवेट होगा, और स्टैट खुद में क्या है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अभी ये आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के बाद ये इंटर कर गया न्यूक्लियस के अंदर। चलिए न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियर पोर बना दें। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियर पोर। अब जब न्यूक्लियर पोर से स्टैट 5 जो है वो इंटर करेगा, तो अंदर में उसको क्या मिलेगा, इसलिए अंदर में उसको डीएनए मिलना है भाई, न्यूक्लियस में है। तो देखिए ये हमारा डीएनए, और इस डीएनए में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हिस्सा इस स्टैट के लिए सेंसिटिव, मतलब वहां पर ये एक्टिवेटेड स्टैट क्या करेगा, जाकर बाइंड कर। अब ऐसे हमको टेढ़ा मैं करने में थोड़ा सा ये लगता है। मैं अगर इसको इस तरह से दिखा दूं, अब देखेंगे बहुत सारी किताबों में डीएनए का हेलिकल बनाने के बाद ऐसे पैरेलल लाइन डाल दिया जाता है, ताकि हम चीजों को इसमें अरेंज कर सकते हैं। अब क्या है कि कुछ खास हिस्से हैं जहां पर कि स्टैट का जगह है। मान लो कि ये जगह है, यहाँ आकर स्टैट क्या हो गया, ऐसे बाइंड कर। ठीक है, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ वाई है। ठीक उसी प्रकार से वाई है, ये फॉस्फेट आकर जुड़ गया। इसको थोड़ा कलर भी कर देता हूँ, क्योंकि हमने कलर किया था उसको। कलर करने से आपको पिकअप जल्दी होता है। देखिए कलर हो गया। हाँ, अब यहाँ पर बन गया। साथ में क्या है, इनको कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है, कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन भी चाहिए। अब उसी सपोर्टिंग प्रोटीन में एक प्रोटीन का नाम है जीआर प्रोटीन, वो यहाँ पर बाइंड करेगा, और इस तरह सीरीज में ये जुड़े रहते। इनके साथ और भी सपोर्टिंग प्रोटीन्स जो है वो जुड़ते हैं। जैसे कि एक सपोर्टिंग प्रोटीन का नाम है, उसका नाम है ऑक्ट। ये सभी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, ये सभी एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं। एक और प्रोटीन का देखेंगे आप, और इस प्रोटीन का नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि लोग ट्रांसक्रिप्शन में इसको पढ़ते हैं। तो इस प्रोटीन का नाम है टीबीपी। ठीक है, और ये प्रोटीन बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि बहुत कॉमन पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, और ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन प्रमोटर पर -10 रीजन में जुड़ता है। ठीक है, -10 रीजन, और -10 रीजन के बाद क्या शुरू होता है, ट्रांसक्रिप्शन। और फिर ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगा, फर्दर ट्रांसलेशन, और क्या बनेगा, प्रोटीन। क्योंकि किसी भी सिग्नल का जो रिस्पॉन्स होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसीलिए जैसे ही प्रोटीन बना, मतलब रिस्पॉन्स हो गया। इस प्रकार से ये जैक स्टैट जो है वो काम करता है। अगर एक फ्लो चार्ट बनाए, तो फ्लो चार्ट कैसे दिखता है, दिखता है सिग्नल, या इसे लिगैंड भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने उसमें सिग्नल लिगैंड में क्या दिया था, प्रोलैक्टिन दिया था। ठीक है, ये किससे बाइंड करता है, ये सरफेस रिसेप्टर
जैक स्टैट से बाइंड करता है। इसमें ये हम अंडरलाइन किए, मतलब कि जैक से जो है ये बाइंड करता है। अब जैक एक्टिवेट होने पर किसको एक्टिवेट करता है? स्टैट को। और स्टैट को अंडरलाइन करते हैं, मतलब स्टेप याद रहेगा, पहले जैक को फिर स्टैट। अब अगला स्टेप में क्या होता है? ठीक है, डाइमर राइजेस। अब दो स्टैट बनता है, ठीक है, और फिर ये किससे बाइंड करता है? बाइंड्स टू द डीएनए। और डीएनए पर बाइंड करने के बाद क्या कराता है ये? ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए स्टैट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर क्या होता है? ट्रांसलेशन। फिर क्या होता है? प्रोटीन या एंजाइम जो भी है वो बनेगा। प्रोटीन एंजाइम बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स, है ना, रिस्पॉन्स सिस्टम। ये इसका एक फ्लो टेबल है। अब कुछ ऐसे सिग्नल्स जिनको हम लोग इस कैटेगरी में लाते हैं, जैसे कुछ अगर एग्जांपल देखें, अगर साइटोकाइन होगा, साइटोकाइंस इम्यूनिटी में पढ़ते हैं लोग, ये स्टैट 3 को एक्टिवेट करेगा। अगर इंटरल्यूकिन, ये भी हम लोग पढ़ते हैं, इंटरल्यूकिन 4, शॉर्ट फॉर्म हम लोग इसे IL-4 भी कहते हैं, ठीक है। अगर ये एक्टिव होगा तो स्टैट 6 को एक्टिव करेगा। और अगर इंटरफेरोन रहा, एंटीवायरल प्रोटीन, इंटरफेरॉन्स रहे, यह किस स्टैट को एक्टिवेट करेगा? स्टैट 1 को। इसके कई टाइप्स होते हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने इसलिए पुटअप किए क्योंकि इसमें कॉमनली बहुत मशहूर प्रोटीन्स हैं, सिग्नल्स हैं। ये सिग्नल हो गया, ठीक है, और ये स्टैट हो गया। सबका अपना अपना टाइप होता है, अपने अपने टाइप को ये क्या करता है? एक्टिवेट करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसके जैक स्टैट पाथवे के कुछ रोल को अगर पॉइंट आउट कर सकें, सम important roles of JAK-STAT pathway. ऐसे JAK-STAT pathway का कुछ अगर महत्वपूर्ण रोल देखने का मौका लगे तो एक दो रोल तो हम लोग जान ही सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्लड सेल्स। हम सब लोग जानते हैं कि ब्लड सेल्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक ग्रैन्यूल्स वाले और दूसरा एक ग्रैन्यूल्स वाले। कौन? ये जो मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। लेकिन अगर उससे पहले अगर उसको डिवाइड करें तो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो आखिर सबका ओरिजिन पॉइंट एक ही है, तो फिर ये अलग अलग कैसे होते हैं? कैसे अलग अलग चलते चलते सब बढ़ते चले जाते हैं? एक्स तो यहाँ पर एक्स एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसे करके कैसे ये बढ़ते चले जाते हैं? क्या कारण होता है कि ये इतने सारे डिफरेंशिएशन इसमें होते हैं? तो उसमें जैक स्टैट महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। ये सब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ केसिन जीन्स। केसिन के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये एक मिल्क प्रोटीन है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कब ये एक्टिवेट करता है? ड्यूरिंग द मिल्क प्रोडक्शन।
ठीक है। प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रेटिंग है, मतलब वो मैमरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रेशन का काम शुरू करता है। और इसको कौन स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन। तो ये जो चीज है ना कि केसिन जीन्स को एक्टिवेट कर देना। अब जैसे प्रोलैक्टिन है तो हम लोगों ने जो रिस्पांस बोला, प्रोलैक्टिन का रिस्पांस क्या होगा, इस स्लाइड में हम आते हैं। ये रिस्पांस है, ये रिस्पांस क्या है? ये रिस्पांस है एक्टिवेट केसिन जीन्स। ये केसिन जीन्स को ये प्रोटीन क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। इस श्रृंखला बना हुआ एक संबंध जो है ना, सब हुआ संबंध। अगर एक और भी हम देखें इंपॉर्टेंट रोल, बहुत महत्वपूर्ण है सर, ये वो है रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन फेटल बोन ग्रोथ। ठीक है, ह्यूमन फेटल बोन ग्रोथ मतलब इंसानों में हड्डियों का जो विकास होता है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाए जिससे कारण वो जानलेवा हो जाए, इसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन फेटल बोन ग्रोथ। ह्यूमन फेटल बोन ग्रोथ जो है, इसमें दो तरह की चीजें जो है वह देखी जाती हैं। थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं चूंकि इससे क्वेश्चंस भी डराइव होता है और आपको थोड़ा सा समझ भी विकसित करने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कि अगर स्टैट पाथवे प्रीमैच्योर एक्टिवेट हो, लाइक पहला इसी में दे रहे हैं प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ स्टैट पाथवे, मतलब जैक स्टैट पाथवे। अब ऐसे एक वर्ड लिखने से भी घबराइएगा मत, ठीक है ना। स्टैट लिखने का मतलब है जैक स्टैट। तो क्या होता है? तो होता है ये फेटल फॉर्म ऑफ डॉर्फिज्म। फेटल फॉर्म ऑफ डॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड, है ना। एम्ब्रियो में डॉर्फिज्म मतलब नाटापंथ होगा ही। और इस बीमारी को आप जानेंगे, इस बीमारी का नाम क्या है? इसका नाम है थैनाटोहोरिक डायस्प्लेसिया। डायस्प्लेसिया ये इसका नाम है। इसमें जो है एक और भी स्टेट देखा जाता है कि अगर म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन इन जैक-स्टैट, ये भी तो प्रोटीन ही है ना जैक-स्टैट। इसके कारण जो है ना एक ह्यूमन डोमिनेंट सिंड्रोम होता है, ह्यूमन डोमिनेंट जीन सिंड्रोम है, सिंड्रोम। ओके, और इसका नाम क्या है? इस बीमारी का नाम है अकेंड्रो अकेंड्रोप्लास्टिक। मतलब ये शॉर्ट लिम्ड होते, छोटे छोटे, है ना। तो अकेंड्रोप्लास्टिक इसका नाम है। और इसमें क्या है, म्यूटेशन अगर जैक स्टैट में हो, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3 को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है ना, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 3, FGFR 3।
इसका फुल फॉर्म, इसको एक्टिवेट करता है। और इसके कारण क्या होता है? अकैंड्रोप्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट लिम्ड डिजीज। तो आप समझे कि कितना महत्वपूर्ण है जैक स्टैट का सही तरीके से काम करना। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करे तो बीमारियां होती हैं। ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा इसको, जैसे कि जैक स्टैट है और आरटीके है, आरटीके जैक स्टैट, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें हम लोग, तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कि जैक जो है, मतलब फुल कैपिटल में लिखते हैं जैक, जैक फैमिली ऑफ साइटोप्लाज्मिक नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जैक फैमिली जो है वो नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जबकि आरटीके क्या है? आरटीके फैमिली इज टायरोसिन रिसेप्टर काइनेज, मतलब ये रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोनों में है कि जैक फैमिली जो है वो नॉन रिसेप्टर है, जबकि ये जो है वो रिसेप्टर है। ये जो है सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें क्या है? और इसमें ये है कि इन जैक स्टैट स्टैट मतलब एक्टिवेटेड स्टैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, है ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो बहुत छोटा सा इसका कैस्केड है, जबकि वहीं पर अगर हम लोग आरटीके देखें तो आरटीके में क्या है? रैस, रैफ, मेक, ईआरके पाथवे, मतलब ये लंबा चौड़ा पाथवे सा, और ईआरके जो है वो अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ कोलैबोरेट करता है। इसका मतलब है कि भले जैक स्टैट और आरटीके में कुछ समानताएं हैं, और वो भी समानता क्या है? वो समानता है उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, टायरोसिन काइनेज के बेसिस पर, किंतु दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए कभी भी जब भी जैक स्टैट से क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस को जरूर पूछता है। ये जानना चाहता है कि विद्यार्थी जो है वो सिर्फ पढ़ा है कि तुलनात्मक अध्ययन भी किया है, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इरेथ्रोपोइटीन जैक स्टैट का जो रिलेशनशिप है आरटीके और जैक स्टैट का, उसको पढ़ेंगे और स्मार्ट पाथवे की ओर चलेंगे।